जय हिंद दोस्तों. In this video, we will be discussing about the assets of CAPF paper 2. Earlier, we have discussed about physical endurance test, the important points for the physical endurance test. After that, in second video, I have discussed all about the paper 2, how to approach, what should be the strategy to complete our paper 2. So in this video, we are going to discuss about assets. So the assets will be covered in 4 to 5 videos. In this video, we will be discussing about the approach, how to approach the essay. तो हम पहले ये जानेंगे कि CAPF के essay में वो essay है क्या, उसके बारे में. तो हमें 6 ऐसे पूछे जाते हैं, उसमें से हमें 4 ऐसे लिखने हैं. सो वहाँ हमें चॉइस है लैंग्वेज की. आइदर वी कैन राइट इन हिंदी और वी कैन राइट इन इंग्लिश. सो 80 मार्क्स के लिए हमें ऐसे पूछे जाते हैं. 4 ऐसेज होते हैं, 20 मार्क्स इच. तो वर्ड लिमिट होता है 300 का. एंड टाइम हमें अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितने टाइम में हमें वो ऐसे लिखना है. सो अराउंड 17 to 18, आइडियली 17 to 18 मिनट्स में हमें ऐसे कंप्लीट करना है. तो अगर 4 ऐसेज हम देखेंगे तो मैक्सिमम 1 hour 15 मिनट में हमें चारों ऐसे कंप्लीट करने हैं. फर्स्टली वी नीड टू थिंक एंड वी नीड टू नो अबाउट द पर्पज ऑफ ऐसे. ऐसे क्यों पूछे जाते हैं CAPF में. ऐसे CAPF में हो या सिविल सर्विसेज में हो या स्टेट सर्विसेज में हो, तो ऐसे का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों. तो उसके पीछे एक इंटेंशन है, उसके पीछे एक पर्पज है कि ऐसे जो भी टॉपिक हमें दिया जाता है तो उस टॉपिक के बारे में हमें इन डेप्थ नॉलेज है या नहीं है. अगर दिया गया टॉपिक पे हम क्रिटिकली एनालिसिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हमारी क्या सोच है, हमारे ओपिनियन क्या है, ये हमारी जो स्किल्स है, ये स्किल्स देखने के लिए ऐसे दिए जाते हैं. तो ये हो गया पर्पज. सो द एक्सपेक्टेशन ऑफ UPSC फ्रॉम एसेज विच आर रिटन बाय द एस्पिरेंट्स इज दैट वो सर्विस में जाके कोई भी एक टॉपिक हो, कोई एक मैटर अगर होता है तो उसके बारे में जो एस्पिरेंट है, जो ऑफिसर्स है, उनकी सोच क्या होगी, वो उसको कैसे हैंडल करते हैं. तो इसके लिए ऐसे दिया जाता है. अगर हम राइटिंग पैटर्न की बात करें, देखो ऐसे है 300 वर्ड्स का ऐसे है, तो हमें वो मोर और लेस वो एक क्वेश्चन आंसर जैसे ही हो जाता है. फिर भी हमें ऐसे एक पैटर्न में लिखना है. तो यहाँ पे एक पैटर्न है, अगर हम वो कंप्लीटली अगर फॉलो करते हैं तो हमारा ऐसे विद इन टाइम, विद इन वर्ड लिमिट खत्म हो सकता है. तो राइटिंग पैटर्न में अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ पैरास कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होने चाहिए. देखो दोस्तों, मेरी स्ट्रेटेजी में यहाँ बता रहा हूँ. तो एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होता है, मतलब हर एक ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी पार्ट और तीसरा कंक्लूजन. तो इंट्रोडक्शन पार्ट ये हमारा 5 to 6 लाइन का होगा, तो उसमें अराउंड 30 to 40 वर्ड्स होंगे. उसके बाद बॉडी पार्ट, तो बॉडी पार्ट हम अगर 4 पैराग्राफ्स में अगर लिखते हैं सेम 5 to 6 लाइन का, तो वो बॉडी पार्ट हो जाएगा. और लास्ट में कंक्लूजन, तो कंक्लूजन भी हम 1 या 2 पैरा में हम कंक्लूजन अपना खत्म कर सकते हैं. तो ये हो गया राइटिंग पैटर्न. दोस्तों, कोई भी एक टॉपिक हमें जब दिया जाता है तो उस टॉपिक के बारे में पहले हमें सोचना है, टॉपिक सिलेक्शन करना है. 6 ऐसे दिए होंगे तो 6 में से हमें 4 ऐसे लिखने हैं. तो जो भी टॉपिक हम चॉइस करेंगे तो हमें देखना है कि हमारा कंफर्ट जोन किस टॉपिक पे है, कौन से सब्जेक्ट पे है. तो उस हिसाब से हमें 6 में से 4 टॉपिक चॉइस करने हैं. तो हम कोई भी एक टॉपिक अगर लेते हैं तो उस टॉपिक के बारे में हमें ब्रेनस्टॉर्म करना है. अब ब्रेनस्टॉर्म करना मतलब क्या, उस टॉपिक को, जो टॉपिक दिया हुआ है उसके कीवर्ड्स पे अंडरलाइन करके, कीवर्ड्स पे फोकस करके वो कीवर्ड्स को हमें जानना है कि कीवर्ड्स क्या है, उनका मीनिंग क्या है, और जो ऐसे हमें पूछा गया है उसका इंटेंशन क्या है, हिडन इंटेंशन क्या है उस ऐसे में. तो ये ब्रेनस्टॉर्म करना है हमें. तो ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए मैं कहूंगा कि हमें 1 से 2 मिनट हमें ब्रेनस्टॉर्म करना है. उस ब्रेनस्टॉर्म में क्या क्या चीजें करनी है मैं आपको भी बताता हूँ. ब्रेनस्टॉर्म करके हमें एक रफ फ्रेमवर्क बनाना है. सपोज आपने एक टॉपिक चॉइस किया, जैसे कि 2019 में जो मुझे ऐसे आया था, अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली. अब ये एनवायरमेंटल का टॉपिक है, तो अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली. तो इनको ऐसे में क्या चाहिए, जो ग्रीडी ह्यूमन पॉपुलेशन है, कंटिन्यूअसली एक्सप्लॉइटिंग द नेचर एंड एट द कॉस्ट ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर इकोसिस्टम.
तो हमें यही देखना है कि वो एनवायरमेंटल टॉपिक में हमसे क्या चाहते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्म करके हमें रफ फ्रेमवर्क यही करना है कि व्हाट शुड बी रिटन इन इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट शुड बी रिटन इन बॉडी पार्ट्स एंड व्हाट शुड बी द कंक्लूजन। तो ये हमें ब्रेनस्टॉर्म करना है। अब बात करते हैं कि इसेंशियल क्या है एसेज में, क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमें ऐसे में फॉर्डर मटेरियल की बहुत बहुत जरूरी है। तो फॉर्डर मटेरियल क्या होता है, तो उसमें हम जो भी केस स्टडीज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो वो केस स्टडीज हमें उठानी है, कहीं उसको नोट डाउन करके रखना है। सेम कोई फैक्ट्स हो, इंडेक्सेस हो, रिपोर्ट्स हो, जैसे कि अब ये एनवायरमेंटल का टॉपिक है तो उसमें हम अगर लिविंग प्लैनेट इंडेक्स अगर यूज करेंगे, इंट्रोडक्शन में हो या बॉडी पार्ट में हो, तो अपनी जो भी आर्गुमेंट्स है उसको एक कंसाइज और एक कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म हम करते हैं या पॉइंट्स बोलते हैं तो वो हम दे सकते हैं। रिपोर्ट्स हो गए, कोट्स हो गए, जैसे कि वही एनवायरमेंटल का टॉपिक, सेम टॉपिक को अगर हम महात्मा गांधी जी का अगर कोट डालते हैं, वो कोट ताकि अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल बट नॉट द ग्रीड ऑफ एवरीवन। तो अगर ये कोट अगर वहां डालेंगे तो अच्छा काम बन जाएगा, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा हम मार्क्स ले सकते हैं। सिमिलरली स्टोरीज, अगर कोई हम ऐसे कोई छोटी स्टोरी से अगर ओपन करते हैं इंट्रोडक्शन में तो वो भी चाहिए। तो ये इसेंशियल हो गए, ये चीजें चाहिए हमें। तो फॉर्डर मटेरियल हो गया। एक बात लैंग्वेज की, मतलब काफी कैंडिडेट्स का ये है कि वो बैकग्राउंड उनकी वर्नेकुलर लैंग्वेज है, उनका वो बैकग्राउंड होता है एजुकेशन में। वही देखो, मेरा भी मराठी बैकग्राउंड था, आई एम नॉट एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, बट वी हैव टू यूज द सिंपल, वेरी सिंपल एंड करेक्ट ग्रामेटिकल इंग्लिश इन एसे। हमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ही लिखना है और उसके लिए कोई हाई फाई इंग्लिश और कोई बड़े बड़े वर्ड्स चाहिए ही ऐसे जरूरी नहीं है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज करो जो हमें अपने मन में है, जो वट एवर वी थिंक दैट शुड बी एक्सप्रेस्ड बाय अस। तो जो भी हम लिखेंगे वो एग्जामिनर को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में उनको समझना चाहिए। तो अपने जो थॉट्स है वो उनके तक पहुंचाने हैं, ना कि अपनी फ्लावरी इंग्लिश। तो इंग्लिश के बारे में बिल्कुल डर मत रखिए, आज से ही काम शुरू करो। छोटी छोटी सिंपल सिंपल वर्ड्स, सेंटेंसेस फॉर्म करना सीखो और ऐसे अपना आराम से हो जाएगा। तो नेक्स्ट थिंग है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, जो शुरुआत में ही मैंने बता दिया। और एक चीज मैंने देखी है कि लेजिबल हैंडराइटिंग चाहिए। काफी लोग कर्सिव में लिखते हैं, या मतलब लैंग्वेज अपनी जो भी हम लिख रहे हैं वो बस लेजिबल होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए। एग्जामिनर को बिल्कुल भी तकलीफ होनी, क्योंकि देखो हार्डली उसके पास 2 या 2.5 मिनट होंगे वो पेपर चेक करने के लिए, मतलब अपने एसेज चेक करने के लिए। तो अपने जो लैंग्वेज है, अपनी जो राइटिंग है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। और सेकंड मेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फ्लो। तो हम ऐसे लिख रहे हैं तो फ्लो हमें सबसे मेंटेन करना है। अब फ्लो मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, फ्लो हम तभी मेंटेन कर पाएंगे जब हम अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म करेंगे मतलब अपना फ्रेमवर्क अच्छा क्रिएट होना चाहिए। और फ्लो जो हम लिखते हैं तो फ्लो में कनेक्टिंग वर्ड्स लिखने चाहिए। कनेक्टिंग वर्ड्स मतलब क्या, बिसाइड्स, फर्दर मोर, ऑल इन ऑल। तो ऐसे जो कनेक्टिंग वर्ड्स है तो हमें वो ये कनेक्टिंग वर्ड्स का आप एक लिस्ट बना लो और उसको फ्रीक्वेंटली अप्लाई करते जाओ जब आप ऐसे की प्रैक्टिस करते हो। तो ये फ्लो बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। और लास्ट में अंडरलाइनिंग द वर्ड्स। देखो जैसे कि 300 वर्ड्स का है, 250 to 300 वर्ड्स हमें लिखने हैं, तो हम अगर कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं तो जो पेपर चेक करेंगे, जो भी पेपर चेक करने वाले होंगे, तो उनको हमने जितने आसानी से हम उनको दे सकते हैं उतना आसान हमें करना है। तो अंडरलाइन कीवर्ड्स, कोड्स या किसी का नाम या फैक्ट्स हम अंडरलाइन करते हैं तो वो रीड करने के लिए बहुत आसान हो जाता है और जल्दी से वो चेक भी होता है। तो इसके एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है। तो हमने देख लिया कि ऐसे कितना मार्क्स है, क्या है, उसका पैटर्न देख लिया हमने कि फर्स्ट। अब देखते हैं कि डिटेल में कि ऐसे लिखना कैसे है। जैसे कि फर्स्ट पैरा हो गया, तो फर्स्ट पैरा में बताया कि इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में हमें यही शो होना चाहिए कि वी हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। तो वो टॉपिक, उसके लिए हम कोट यूज कर सकते, डेटा यूज कर सकते हैं, स्टोरी यूज सकते हैं और कोई एक न्यूज भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि वही अर्थ इज नॉट फॉर द ह्यूमंस ओनली। तो उसमें मैंने किया था कि जब आसाम फ्लड्स आए थे तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है अपना, तो उसमें जो वन हॉर्न राइनोज है तो वो काफी नंबर से उनकी कैजुअलिटीज हुई थी, इंजर्ड हुए थे। तो ये न्यूज आई थी, तो ये न्यूज मैंने इंट्रोडक्शन में दी है और उससे मेरा ऐसे ओपन किया है। तो वो ऐसा एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। सो दिस इज
अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड नेक्स्ट बॉडी पार्ट। तो हम बॉडी पार्ट 4 पैराग्राफ्स में मैंने बताया। अब बॉडी पार्ट्स में हम कैसे क्या लिख सकते हैं, जैसे कि जो भी ऐसे है, तो ब्रेनस्टॉर्म करते समय ही हमने ऐसे के टॉपिक को WH क्वेश्चंस पूछने हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई। तो ऐसे WH टाइप क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें और वो टॉपिक को और एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके बारे में हम सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना है कुछ, या गिवन टॉपिक का सिग्निफिकेंस देना है। सेकंड पैराग्राफ में टॉपिक के बारे में बताना है, सपोज कोई डेफिनेशन हो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन वो हम दे सकते हैं। देखो ऐसे शुड बी मल्टी डायमेंशनल। अब वो मल्टी डायमेंशनल कैसे हो सकता है? इट शुड बी हॉरिजॉन्टली डायमेंशनल, हॉरिजॉन्टली मल्टी डायमेंशनल और वर्टिकली मल्टी डायमेंशनल। सो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल मतलब वी हैव टू कवर द टॉपिक्स लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल, इथिक्स, ऑन एंड। तो ये जो टॉपिक्स है, तो जो ऐसे का टॉपिक है, तो उसमें हमें ईच सेक्टर में हमें डिवाइड करना है, उसके बारे में हमें लिखना है कि टॉपिक में पॉलिटी आ रही है क्या, इकोनॉमिक्स कैसे हम यूज कर सकते हैं, ज्योग्राफी कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल हमें सोच रखनी है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग। व्हाट इज वर्टिकल? तो वर्टिकल में स्टार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल। जैसे कि हम बिहेवियरल चेंज की बात करते हैं तो हमें खुद से पहले शुरू करना होगा। तो इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं, फैमिली लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट जो भी स्टेप ले रही है, कुछ योजनाएं होंगी, स्कीम्स होंगे, एक्ट्स होंगे, फॉरेस्ट राइट एक्ट जैसे हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये हो गया नेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे क्या, UNFCCC है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस डील है, तो ऐसी चीजें। तो हम इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स हमें हमारे ऐसे में आने चाहिए, ताकि ये उससे ये शो करता है कि जो भी एस्पिरेंट है उसको टॉपिक के बारे में पूरा नॉलेज है, उसके बारे में कंटेंट भी है। अगर सपोज अपने पास कंटेंट है भी नहीं, तो हम अगर इस तरीके से हम सोचेंगे तो अपने पास ऑटोमेटिकली कंटेंट आ जाएगा। तो ये हो गया बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में उसके बाद कंक्लूजन हमें करना है। तो कंक्लूजन करते समय और एक बॉडी पार्ट में जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा था कि इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप। तो इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हमें मोनोटोनस नहीं होना है। ऑलवेज थिंक, जब भी हम ऐसे लिखेंगे तो वो मल्टी डायमेंशनल तो होना ही होना है, पर वो एक साइडेड नहीं होना है, वन साइडेड नहीं होना है। वी आर नॉट द लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट और मिडलिस्ट। हमें जो करना है वो बिल्कुल सोच समझ कर लिखना है कि वो बैलेंस अपना ऐसे होना चाहिए। तो कंक्लूजन में यही है कि आवर कंक्लूजन शुड बी बैलेंस्ड, इट शुड बी फ्यूचरिस्टिक, इट शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, इट शुड हैव अ पॉजिटिव टोन। तो पॉजिटिव टोन के लिए हम क्या कर सकते हैं, केस स्टडी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने उसी ऐसे में केस स्टडी यूज की थी कि फिलीपींस में जो डिग्री होल्डर होते हैं तो उनको डिग्री तब तक मिलती नहीं जब तक वो प्लांटेशन नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छा केस स्टडी था जो हम एनवायरमेंटल टॉपिक में लिख सकते हैं। तो ऐसे केस स्टडी, अगर ऐसे पैटर्न हम अपने एजुकेशन सिस्टम में फॉलो करेंगे तो हम पर्यावरण को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो बैलेंस्ड कंक्लूजन अपना होना चाहिए। उस कंक्लूजन करते समय गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है या योजना है वो हम यूज कर सकते हैं। कोई NGO हो उसका इनिशिएटिव है वो हम यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे का पूरा फ्लो हो गया, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम ऑप्टिमिस्टिक अगर कंक्लूजन देना है तो गवर्नमेंट के जो भी ऑप्टिमिज्म है, रेटोरिक जो है कि डबलिंग द फार्मर इनकम बाय 2022, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो एक्सेट्रा, तो ऐसे जो भी है वो हम यूज कर सकते हैं। और संस्कृत के कुछ कोड्स है वो भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे वो एक था कि सर्वे संतु निरामय, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे जो वर्ड्स है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया एसेस के बारे में। अब दोस्तों कि ऐसे को अब प्रिपेयर करे कैसे और उसे राइटिंग प्रैक्टिस करे कैसे, उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो, अगर लास्ट 4 साल के आप एसेस देखोगे तो उसको एनालिसिस करोगे, तो मैंने एनालिसिस किया है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इन डिटेल। पर अगर आप 4 साल के एसेस अगर देखोगे तो उसमें पॉलिटी का ऐसे आया हुआ है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ऐसे है, एनवायरमेंटल रिलेटेड ऐसे है, सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सो यूथ के बारे में,
वुमेन्स के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, ऐसे ऐसे से। तो आप डिसाइड करो कि आपका कौन सा पॉइंट आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, उस स्ट्रेटेजी से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और एनालिसिस करने के बाद तब आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और आप कौन से टॉपिक के बारे में लिख सकते हो। तो यही आप मैं कहूँगा कि लास्ट 4 या 5 साल के आप एसेस देखो, उनकी प्रैक्टिस करो, उनको एनालिसिस करो और उसी टाइप से आपके नोट्स मेकिंग शुरू कर दो। तो नोट्स का भी मैंने बताया था कि कैसे करना है। और मटेरियल आप हिंदू पढ़ो या एक्सप्रेस पढ़ो, नो डाउट, तो जो आप एनालिसिस करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया आ जाएगा कि यूपीएससी एसेस किस टॉपिक पे पूछे जा रही है। तो वैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपको जो भी एक आर्टिकल मिलता है तो वो देखो कि इसके ऊपर ऐसे आ सकता है, तो उसके बारे में जो भी नोट्स है वो आप एक्सट्रैक्ट करके अपने डायरी में वो नोट डाउन करते जाओ। तो ये हो गया कि ऐसे को अप्रोच कैसे करना है। दोस्तों, कोई भी चीज वो प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। और ऐसे यही है कि 80 मार्क्स है और 80 मार्क्स से आप मोर देन 50%, मतलब अराउंड आप 50 मार्क्स भी ले सकते हो आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो यही है कि आप ऐसे की प्रैक्टिस शुरू करो, जैसे भी हो। एनालिसिस मत करो खुद का, बस लिखना शुरू कर दो। डे बाय डे यू विल इम्प्रूव योर राइटिंग प्रैक्टिस, यू विल इम्प्रूव योर कंटेंट। तो जैसे जैसे आपका बाय द रीडिंग आपका कंटेंट डेवलप हो जाएगा, कंटेंट बिल्टअप हो जाएगा, वैसे ही आप अच्छा से अच्छा ऐसे लिख सकते हो, उसको एनरिच कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि आप मुझे एसेस भेज सकते हो, तो काफी लोगों ने मुझे भेजे और मैंने उनको एनालिसिस करके भी दिया है। तो जल्दी हम एक टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे, तो उसके बारे में मैं जल्द से ही जल्द आपको इनपुट देते रहूंगा। बस आप प्रैक्टिस करो। अब इस वीडियो में मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे लिखते जाओ। नेक्स्ट वीडियोस में हम जो 2019 में मैंने जो 4 ऐसे लिखे थे, वो 4 ऐसे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक कंटेंट भी मिलेगा और आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे पैटर्न फॉलो करना है और कैसे ऐसे को लिखना है। तो प्रैक्टिस करते रहो। जय हिंद, थैंक यू।